Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मित्रों, आज TGT PGT वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 20 डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे TGT PGT एग्जाम में, जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें। तो हम बारी बारी से इनको, पीछे वाला पार्ट भी इसी का था 19, 18 भी हिस्ट्री से संबंधित था। तो यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उन्हें पहले बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक शिकायत रहती है कि वीडियो तो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट दे दिया करें। आपको कैसा लगा वीडियो? 2 शब्द लिखने में कुछ नहीं जा रहा, बस एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, हतोत्साहित नहीं करना है। आपके लिए दूसरे को आप प्रोत्साहित करेंगे तो ईश्वर आपको खुद प्रमोट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 20। हमें उम्मीद है कि आज आप अवश्य कमेंट देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। कर भला होगा भला। दुनिया में एक ही चीज़ है, अगर हम अच्छा करना, अच्छा सोचेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, और दूसरा सोचेगा तो ईश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करती है, तो आपका भला होगा। पार्ट 20 डिस्कस करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। परवेसिव आयरनी क्रिएटेड बाय अ स्ट्रक्चरल फीचर सच एज अ नाइव protagonist whose viewpoint is consistently wrong, shared by neither author nor reader, is known as this। क्वेश्चन बन कर रहा है कि एक संरचनात्मक विशेषता द्वारा निर्मित व्यापक विडंबना, जैसे कि एक भोला नायक जिसका दृष्टिकोण लगातार गलत है, जिसे न तो लेखक और न ही पाठक साझा करते हैं, इसे इस रूप में क्या कहा जाता है, क्या जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आपका स्ट्रक्चरल आयरनी बोला जाएगी, मतलब संरचनात्मक विडंबना से कहेंगे। देखिए, थोड़ा हो सकता है आपके समझ में कम आ रहा हो, क्योंकि टर्म्स ऑफ फॉर्म्स चीज़ ही ऐसी है जो कि समझ में स्टार्ट में कम आती है, और आपको बस पहचानना है। आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है। बस शब्दों को पहचानिए और सही आंसर टिक करके आइए। हर व्यक्ति अपने शब्दों को समझ लेता है कि कौन सा आंसर किस में सेट होगा, तो ऐसा करना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज शब्द बिना यूज किए हुए दो वस्तुओं के, असमान चीज़ों का जो तुलना की जाती है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो फ्रेंड्स, वो मेटाफर होता है। और जिसमें ये शब्द यूज किए जाएं, देखिए, विदाउट बिना यूज किए, और खाली आ जाए यूज किए, दोनों में अंतर हो जाएगा। विदाउट शब्द दिया मतलब बिना यूज किए, तो मेटाफर होगा। अगर ये यूज किए जाते हैं तो हमारा सिमली हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा मेटाफर। तो थोड़ी ध्यान देना है कि विदाउट वर्ड अगर आपने पढ़ने से छोड़ दी जल्दबाजी में, तो आपको उत्तर गलत कर आएंगे। थर्ड नंबर है द हीरो और सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए लिटरेरी वर्क। किसी भी लिटरेरी वर्क में, साहित्य वर्क में, जो नायक या केंद्रीय चरित्र होता है, पात्र होता है, उसे कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, मतलब नायक। प्रोटैगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है अ डिवाइस इन लिटरेचर वेयर एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। साहित्य में एक उपकरण होता है जहाँ कोई वस्तु किसी विचार का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो कहलाता सिंबोलिज्म, अर्थात प्रतीकवाद का सिंबल होना। नंबर 5, a statement which lessens or minimizes
द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज मीन्ड। ठीक है, पूछा गया कि जो अर्थ के महत्व को कम करता या न्यूनतम करता है उसे कहते हैं अंडर स्टेटमेंट, अर्थात अल्प कथन। शॉर्ट में से यूज कर लेते। 6 नंबर है वाइज सेइंग, प्रोवर्ब, शॉर्ट, मेमोरेबल सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ ट्रुथ and is handed down from one generation to the next। बुद्धिमान कहावत, कहावत, संक्षिप्त, यादगार कहावत जो एक सत्य को व्यक्त करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है, इसे कहते हैं एडेज, मतलब कहावत। एक दूसरे को सुन सुन करके हम कहावत, कही हुई बात, उसको पालन करते हैं। जैसे पुराने लोग कह देते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है, कहावतें हैं। तो ये एडेज कहते हैं, एक दूसरे पे चलती जाती, बिना पढ़ा व्यक्ति भी उन चीज़ों को बोलता। अ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट। साहित्य और कला में भावनाओं की शुद्धि, इसे कहते हैं रेचन या कैथारसिस। कैथारसिस सॉरी। 8 नंबर देखेंगे एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, लेखक द्वारा शब्दों का जो चॉइस करना होता है, चयन होता है, उसे कहते हैं डिक्शन, मतलब शब्दावली। सॉरी। देखेंगे 9 नंबर, अ वर्ड और फ्रेज प्रीसीडिंग और फॉलोइंग अ नेम विच सर्व्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन लिटरेचर। नाम से पहले या बाद में आने वाला शब्द या वाक्यांश जो साहित्य में चरित्र का वर्णन करता है उसे कहते हैं एपिथेट, अर्थात विशेषण, विशेषता बताता है। 10 नंबर है अनइंटेंशनल यूज ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड सिमिलर इन साउंड टू द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफन विद ह्यूमरस इफेक्ट। उचित शब्द के समान ध्वनि वाले अनुचित शब्द का अनजाने में उपयोग, अक्सर हास्य प्रभाव के साथ। तो इसे क्या कहा जाता है, ये मेला प्रोपिज्म होता है फ्रेंड्स। 11 नंबर है ए रिवोल्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के रूढ़िवादी मूल्यों के खिलाफ विद्रोह, यह मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद। 12 नंबर है इन लिटरेचर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म डेवलप्ड इन फ्रांस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में साहित्य में फ्रांस में यथार्थवाद का चरम रूप विकसित हुआ था। तो वो क्या था, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद के दृष्टिकोण से एक दूर आंदोलन। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब उसके बाद जो था उत्तर आधुनिकतावाद, उसका नाम पड़ा था। फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए। आज के लिए 13 आपके हमारे लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स थे, तो इसे आपके समझ में आया होगा। 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।